हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने पीछे रिवीजन कर लिया होगा। अगर रिवीजन नहीं किया है तो पहले रिवीजन कर लीजिएगा। मेरी इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के आप पढ़ तो लेंगे लेकिन वो माइंड में आपके स्टेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप माइंड में स्टेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहला और लास्ट एफर्ट आपका है वो आपको क्या है, रिवीजन करना है। आपने खुद देखा होगा, जब भी आपने अगर कभी एकेडमिक एग्जाम दिया हो तो जब आपका रिवीजन ठीक से नहीं होता है एक दो बार, तो आप क्या होता है कि एग्जाम में आप बैठते हैं और आपको लगता है कि यार ये चीज़ आती तो थी लेकिन आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं किया होता है। क्या नहीं किया होता है? रिवीजन नहीं किया होता है। और ये आज तक आपने कभी सोचा भी नहीं कि रिवीजन करना होता है और आपको किसी ने बताया भी नहीं कि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आपके पास मौका है, समय है, जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको केवल और केवल क्या करना है, एक बार पढ़ो, 4 बार रिवीजन करो। ऐसा मत करो कि पूरा पढ़ तो लिया लेकिन रिवीजन नहीं किया। और पीछे आप लोगों को होमवर्क भी दिया गया था। होमवर्क में हमेशा आपको साथ के साथ देता जाता हूँ। जो भी मैं करवाता हूँ, जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, उसी के बेस पर आपको अपने भी एग्जाम्पल बनाने होते हैं। इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपने जो सीखा है उसमें से आपको कितना आ रहा था या कितना नहीं आ रहा था, या क्या आ रहा था या क्या नहीं आ रहा था। जब तक आप एग्जामाइन नहीं करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, जब तक आप एग्जामाइन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो हम कंजक्शन कर रहे थे। कंजक्शंस में कुछ चीज़ें हमने की हुई थी। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किसने नहीं किया है, पहले सब्सक्राइब करिए तब आगे पढ़िएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है ना। और पार्टिसिपेट कीजिए। क्या कीजिए? पार्टिसिपेट कीजिए। आप सबको मत भेजिए लेकिन कम से कम जो आपके डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं, जिनको आपको लगता है कि उन्हें भी इंग्लिश सीखना चाहिए, उन्हें जरूर एक बार भेजिएगा। बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार आप पूरे चैप्टर्स सीरियल से पढ़ लीजिएगा। फिर आप देखिएगा जीवन में आपको कभी भी इंग्लिश को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा। फाइनली हम लोग ये एसएससी सीजीएल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी एग्जाम देखिए ग्रामर सभी में सेम होती है। आप नाउन पढ़ेंगे तो नाउन चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ लीजिएगा, चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ लीजिएगा, चाहे आप एसएससी में किसी भी लेवल के लिए पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेवल अप डाउन होगा लेकिन नाउन तो पढ़ना पड़ेगा ना, बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया हुआ है, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाते हैं। तो आपके जिस लेवल का है उस लेवल में आप उसको यूज कर सकते हैं। सीख तो पूरी लीजिएगा एक बार, क्योंकि इंग्लिश को आप ब्रेक करके नहीं सीख सकते कि थोड़ा सीख लिया थोड़ा छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। एक ही सेंटेंस में आपको नाउन की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, उसी सेम सेंटेंस में आपको कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, उसी सेम सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक्चुअली दे आर द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वो क्या है? सेंटेंस के पार्ट है। एक ही सेंटेंस में, किसमें? एक ही सेंटेंस में आप मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? सेंटेंस लिखा है। उसी सेंटेंस में आपको नाउन की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, उसी सेंटेंस में आपको कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेपोजिशन। क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रेपोजिशन पढ़ाने वाले हैं। तो नाउन की जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, वर्ब की, एडवर्ब की, कंजक्शन और प्रीपोजिशन। इसके पहले आपने आर्टिकल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आर्टिकल भी पढ़ा था। तो अगर नाउन या प्रोनाउन है तो उसके पहले आप आर्टिकल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? तो अब आप समझ सकते हैं कि एक ही सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको पूरे ग्रामर की जरूरत पड़ती है। ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए? एक सेंटेंस कंप्लीट लिखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए केवल एक सेंटेंस, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर केवल एक भी सेंटेंस आप ठीक से सीखना चाहते हैं, केवल एक सेंटेंस, तो भी केवल एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये सारे पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ये सारे पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, की जरूरत होती है। तो अब आप बताइएगा
इंग्लिश कहाँ अलग है, लैंग्वेज कहाँ अलग है, अलग अलग, ये आपको कंफ्यूजन है, ये आपको भ्रम है। आप एक बार इंग्लिश सीख लीजिएगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए। हाँ, सिलेबस चेंज हो जाता है लेकिन इंग्लिश नहीं चेंज होती। इंग्लिश ग्रामर तो एक ही है ना, सिलेबस चेंज हो जाता है। अगर एसएससी सीजीएल में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपीएससी में आपको प्रेसिस राइटिंग पूछ लिया जाता है, कुछ और एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है तो ट्रांसलेशन तो कर ही लेंगे ना, ये कोई एक्स्ट्रा बात थोड़ी है, ये कोई अलग बात नहीं है। लेकिन आपको एक बार ठीक से सीखना है। क्या करना है? एक बार ठीक से सीखना है। और एक बार ठीक से सीखने के लिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इस लेक्चर तक पहुंचे हैं, तो आपने देखा होगा पीछे कितना विधिवत तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप पहले आपको वर्ड सिखाया गया, फिर आपको सेंटेंस सिखाया गया, फिर आपको टेंस सिखाया गया, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सिखाया गया। उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप इतना सिस्टमैटिकली केवल एक बार सीख लीजिएगा, अगर आप इतना सिस्टमैटिकली केवल एक बार सीख लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अब भाषण खत्म होते हैं, स्टडी स्टार्ट होती है ना। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है टाइम टू टाइम वर्क को करते जाइए ताकि हमें इतना आप लोगों को सुनाना ना पड़े। चलिए, तो कंजक्शन का अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो बताइए किसने क्या कर लिया है, दिखाइएगा अपना होमवर्क आप लोग। देखिएगा, तो हम कंजक्शन की बात कर रहे थे। कंजक्शंस में कुछ हम एडवांस रूल पढ़ेंगे और हमने आपको पहले भी हिंट में बताया हुआ है कई बार समझाते समय। देखिए, नॉट तथा नेवर के बाद अगर कभी भी सेंटेंस में कहीं नॉट आए और नेवर आए, क्या है? नॉट आए और नेवर आए, तो इसके बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इसके बाद हमेशा नॉट और नॉट नेवर के बाद हमेशा नॉट और नेवर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है। बोलो, किसका प्रयोग होता है? नॉट और नेवर के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए तो आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा सी डिड नॉट ब्रेक इट, सी डिड नॉट ब्रेक इट, सी डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लूज इट। अब देखिएगा, सी डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लूज इट। अभी हमने आपको बताया कि नॉट और नेवर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है। और का प्रयोग होता है, इसका मतलब है कि नॉर का प्रयोग नहीं हो सकता। किसका प्रयोग नहीं हो सकता? नॉर का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? सी डिड नॉट ब्रेक, और क्या हो जाएगा यहां पर? और लूज इट। ये सेंटेंस जो होगा, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी डिड नॉट ब्रेक इट और लूज इट। अब देखिए, यहां पर जो नॉट लगाया गया है, क्या लगाया गया है? नॉट लगाया गया है। ये पूरे सेंटेंस के सेंस में है। किसमें है? सी डिड नॉट, उसने क्या नहीं किया? ब्रेक और लूज। क्या नहीं किया? ब्रेक और लूज, है ना। तो ये जो ब्रेक और लूज लिखा हुआ है इट, ये नॉट पूरे सेंटेंस के लिए। किसके लिए? सी डिड नॉट ब्रेक और लूज इट, उसने ही नहीं ब्रेक नहीं किया और ना ही उसको क्या किया? लूज किया। क्लियर हो गया? ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नॉट के बाद क्या आता है? और आता है। नॉट के बाद क्या लिखा जाता है? और लिखा जाता है। ओके। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है। दूसरा रूल देखिएगा। दूसरा रूल क्या है? दो के साथ, किसके साथ? दो के साथ हमेशा क्या आता है? येट आता है। क्या आता है? येट आता है। हमने आपको पेयर बनवाया था जब हमने आपको कोरिलेटिव सेंटेंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस बताए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था दो और एल दो के बाद येट आता है। क्या आता है? येट आता है। उसमें हमने आपको
जब कोरिलेटिव पढ़ाया हुआ था तो आप देखिएगा उसमें पेयर में लिखा हुआ है, और हमने आपको बताया था कि ये लोग काफी लॉयल लोग होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफर नहीं रखते हैं ना, जो जिसके साथ हो गई उसी के साथ अब उनको क्या करना है, जिंदगी भर रहना है। तो दो के साथ येट क्या होता है, दो के साथ येट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, येट का प्रयोग किया जाता है, येट का यूज होता है, बट का नहीं। किसका, बट का नहीं। ये हमने आपको कोरिलेटिव कंजक्शन बताते हुए बताया हुआ था, तो आपको ये याद रखना है कि दो के साथ येट का यूज होता है, बट का नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, दो ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। क्या, अगर हमने ऐसा लिखा बट ही वॉज ऑनेस्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंस हमने अभी आपको बताया कि दो के बाद बट का यूज नहीं होता है, दो के बाद बट का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा इसकी जगह पर, क्या, तो इसकी जगह पर सही क्या होगा, सही हो जाएगा इसकी जगह पर दो he was poor yet though he was poor yet he was honest। तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी येट लगाना हो, क्या करना हो, येट लगाना हो, तो जरूरी नहीं है, आप येट को हटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, येट को हटा सकते हैं। उसकी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, कॉमा का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा दो ही वॉज पुअर, दो ही वॉज पुअर। अब यहां पर आप येट न लगाकर कॉमा भी लगा सकते हैं। दो ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट, क्या हो जाएगा, ही वॉज ऑनेस्ट। ये ध्यान रखना है। तो ये वाला भी सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इस तरीके से दो के साथ, किसके साथ, दो के साथ बट तो बिल्कुल नहीं आएगा, दो के साथ बट तो बिल्कुल नहीं आएगा, दो के साथ येट आ सकता है। क्या हो सकता है, दो के साथ येट आ सकता है। और दो के साथ अगर आप येट भी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कॉमा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। क्लियर होगी ये बात, ओके। आगे देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है, चलिए होमवर्क आपको हम बताते चलते हैं। जैसे हमने ये नॉट और नेवर के बाद लिखा कि हम नॉर का यूज नहीं कर सकते हैं, और का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका होमवर्क है कि आप भी ऐसे सेंटेंस बनाइएगा। क्या करिएगा, ऐसे सेंटेंस बनाइएगा जहां पर आप अपने सेंटेंस में दिखाइएगा कि नॉट के बाद और आता है। क्या आता है, नॉट के बाद और आता है। तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस इस तरीके से दिया हुआ है। ऐसा भी सेंटेंस बनाइएगा जिसमें लिखा हो कि यहाँ पर बट नहीं येट आता है। क्या आता है, तो आपको ऐसे कम से कम दो सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके क्या करना है, दो सेंटेंसेस बनाना है। ये आपका होमवर्क है, करिएगा, पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने जो बना दिया ये तो आप सेंटेंस देखकर कॉपी कर सकते हो, ये तो आपको इजी लगेगा। अपने मन से भी प्रयास करिएगा कि इस तरीके से और क्या सेंटेंस में लिखा जा सकता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, लेस्ट के साथ हमें हमेशा शुड आता है। क्या आता है, लेस्ट के साथ, ध्यान रखिएगा,
लेस्ट के बाद या लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। क्या आता है? शुड आता है। लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। और कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। और शुड के अलावा और किसी भी हेल्पिंग वर्ब या लेस्ट के अलावा और किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स का यूज नहीं किया जा सकता। मोडाल्स का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। शुड के अलावा और किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स का यूज नहीं किया जा सकता है। ये बात क्लियर है? ओके। तो देखिएगा, एग्जांपल दिखिएगा, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा वॉक स्लोली, walk slowly lest you walk slowly lest you should fall। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो लेस्ट के बाद क्या आएगा? शुड आएगा। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता था, वॉक स्लोली लेस्ट यू फॉल। शुड को हम गायब भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शुड को हम गायब भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, लेस्ट के बाद शुड का यूज किया गया है, ये भी सही सेंटेंस है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज ना ही किया जाए। क्या किया जाए? लेस्ट के बाद शुड का यूज ना भी किया जाए, तो भी ये सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। बोलो कैसा माना जाएगा? सही माना जाएगा। यहां तक कोई डाउट? आगे देखिएगा, अगर हम नहीं यूज करते हैं शुड का, तो भी ये सेंटेंस क्या माना जा सकता है? सही माना जा सकता है। लेकिन और कोई भी हेल्पिंग वर्ब ठीक नहीं माना जाएगा। क्या? जैसे हमने सेंटेंस लिखा वॉक स्लोली, क्या? वॉक स्लोली लेस्ट you should not fall, lest you should not fall, lest you should not fall, फुल स्टॉप। अब देखिएगा, यहां पर शुड के साथ नॉट लगा दिया गया, तो एक इस तरीके से भी गलती की जा सकती है। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि शुड तो लगा है, लेकिन नॉट लगाकर सेंटेंस को क्या कर दिया? गलत कर दिया। आप कहेंगे कि लेस्ट के साथ शुड तो लगा है, लेस्ट के साथ शुड तो लगा है, तो लेस्ट के साथ शुड लगा है, यहां तक ठीक था। लेकिन लेस्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग नहीं होता। लेस्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। समझ गए ये वाली बात? तो लेस्ट के बाद क्या होना चाहिए? नॉट का भी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि लेस्ट क्या होता है? अपने आप में नेगेटिव होता है। लेस्ट क्या होता है? लेस्ट अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो यहां पर कहीं ऐसा ना हो, तो यहां पर ना ऑलरेडी आ रहा है, इसलिए लेस्ट के बाद नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? तो ये रूल भी याद रखिएगा, लेस्ट के बाद शुड आएगा, लेस्ट के बाद शुड नहीं भी आ सकता है, लेस्ट के बाद शुड आए या ना आए, लेकिन नॉट तो नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लेस्ट के बाद इतने कंफ्यूजन हो सकते हैं। एक और लाइन लिखिएगा, फिर और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा
वॉक स्लोली, क्या, वॉक स्लोली लेस्ट, वॉक स्लोली लेस्ट लेस्ट यू माइट फॉल, क्या, लेस्ट यू माइट फॉल। तो यहां भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस भी अलाउड नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहले ही हमने आपको बता दिया कि लेस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स आएगी तो शुड आएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो लेस्ट के साथ माइट जो है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेस्ट के साथ माइट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर हुई, यस और नो। तो लेस्ट के बाद क्या, माइट नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, एक बार और ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको पता है लेस्ट का नेगेटिव सेंस होता है, क्या होता है, नेगेटिव सेंस होता है। और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट में ही नेगेटिव आया हुआ है, क्या आया हुआ है, लेस्ट में ही नेगेटिव आया हुआ है। इसलिए ही ये सेंटेंस वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 कंडीशन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। लेस्ट के बाद शुड ही आएगा केवल, और अगर शुड नहीं आया तो भी ठीक है, लेस्ट यू फॉल। लेकिन लेस्ट के बाद कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब या मोडाल्स नहीं आ सकती हैं, और लेस्ट के बाद नॉट का भी यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया, आगे चलें होपफुली। हाँ, होमवर्क तो नहीं कंप्लीट हुआ आप लोगों का। होमवर्क क्या है आपका, देखिएगा। होमवर्क है आपका, क्या करना है, ऐसे ही लेस्ट का यूज करके, किसका यूज करके, लेस्ट का यूज करके कम से कम 5 सेंटेंस बनाइएगा। लेस्ट का यूज करके कम से कम 5 सेंटेंस बनाइएगा। ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसे करिएगा ध्यान से। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने जो किया है वो समझ आया या नहीं आया, समझे। तो समझने के लिए ठीक से आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से सेंटेंसेस को हम फॉर्म कर सकते हैं लेस्ट का यूज करके। क्लियर, आगे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, नेक्स्ट रूल देखिएगा। जब भी सेंटेंस में कंजक्शन के लिए एज आ जाए, क्या आ जाए, जब भी सेंटेंस में कंजक्शन के लिए एज आ जाए या व्हेन आ जाए, क्या आ जाए, एज आ जाए या व्हेन आ जाए या इफ आ जाए, क्या आ जाए, इफ आ जाए। जब भी कंजक्शन में एज आ जाए, व्हेन आ जाए या इफ आ जाए तो इनके बाद देन या सो का यूज नहीं करते हैं। इनके बाद देन या सो का यूज नहीं करते हैं, सो का यूज नहीं करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं करते हैं जबकि कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जबकि कॉमा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कॉमा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है, किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जब भी सेंटेंस में एज आ जाए
इफ आ जाए या व्हेन आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे इफ आई, क्या लिखा सेंटेंस, इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, देन आई विल कॉल यू। इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, अगर मैं वहां जाऊंगा, यदि मैं वहां जाऊंगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। हिंदी का सेंस तो कुछ ऐसा ही बनता है और इसीलिए हमसे ये गलती होने की क्या रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि जब हम सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, किस में ट्रांसलेट करते हैं, इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, अगर मैं वहां जाऊंगा, इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो अगर हमें इसे सही लिखना हो, क्या लिखना हो, अगर हमें इसे सही लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर कॉमा आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू, ये सेंटेंस आपका क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। बोलो क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हम हिंदी सेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ आई गो देयर, यदि मैं वहां जाऊंगा, इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, तो मैं आपको क्या करूंगा, कॉल करूंगा। ऐसा नहीं है, हिंदी सेंस निकालते ही हमारा मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ठीक क्या रहेगा, इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू, इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू। ठीक है, क्लियर। अब जैसे व्हेन के साथ तो बहुत ज्यादा गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। व्हेन आई गो देयर, जैसे मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिखा, व्हेन आई गो देयर, व्हेन आई गो देयर, तो यहां पर व्हेन का मतलब क्या होता है, जब होता है। व्हेन आई गो देयर देन आई विल कॉल यू, क्या लिखेंगे हम, देन आई विल कॉल यू, देन आई विल कॉल यू। लेकिन ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सही करने के लिए इसे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा व्हेन आई गो देयर, व्हेन, क्या लिखेंगे हम, व्हेन आई गो देयर, व्हेन आई गो देयर, और ये देन हटा देंगे हम, क्या कर देंगे, देन हटा देंगे, क्योंकि देन की जरूरत नहीं है। आई विल कॉल यू, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो ये याद कर लो, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखना है, जैसे एज का यूज देखिएगा, जैसे हमने लिखा एज आई गेट टाइम, एज आई गो देयर, एज आई रीच देयर, एज आई रीच देयर आई विल कॉल यू। क्या हो जाएगा, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। ये देखिएगा, एज आई रीच देयर, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा आपको कॉल करूंगा। एज आई रीच देयर आई विल कॉल यू। ठीक है, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा मैं आपको कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। तो एज के बाद, इफ के बाद और व्हेन के बाद देन का यूज नहीं किया जाता है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एज आई रीच देयर आई विल कॉल यू, जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा आई विल कॉल यू। ठीक है,
इफ आई गो देयर आई विल कॉल यू, व्हेन आई गो देयर आई विल कॉल यू। इसके बाद देन का एज, व्हेन और इफ के बाद देन का यूज या शो का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है? शो का यूज नहीं किया जाता है। तो इसकी जगह जब शो का यूज नहीं किया जाता है, देन और शो का यूज नहीं किया जाता है, तो उसकी जगह क्या लगाते हैं हम? कॉमा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कॉमा का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, रफ कर दें। होमवर्क देखिएगा। अच्छा होमवर्क, हाँ ठीक है। होमवर्क आपका ये है कि आपको इसी तरीके से एज, क्या, एज, व्हेन और इफ का यूज करके, किसका यूज करके? एज, व्हेन और इफ का यूज करके सेंटेंसेस फॉर्म करना है। क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। सेंटेंस फॉर्म करना है। देखिए अपने मन से बनाकर देखिएगा, क्या आप खुद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या ध्यान देना है? क्या आपको सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको टेंस में प्रॉब्लम हो रही है कि आई के साथ विल लग रहा है, आई के साथ सैल लगना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम है? तो आई वी के साथ सैल लगता है, यस। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आई वी के साथ सैल लगता है, तो फिर आपको पीछे जाकर टेंस वाला चैप्टर पढ़ना है और उसमें हमने आपको बताया हुआ था कि आई वी के साथ सैल का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में सभी जगह विल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सेल का आप यूज नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? क्या आपको इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है? तो फिर इसके लिए आपको पिछले टेंस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? टेंस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से आगे देखिएगा। होपफुली ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी में। आगे देखिएगा, अनलेस और अनटिल सबसे विवादित, सबसे कंफ्यूजिंग। अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल सबसे विवादित और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अनलेस जो है वो शर्त दिखाता है। क्या दिखाता है? शर्त दिखाता है। और अनटिल टाइम शो करता है, समय बताता है। क्या बताता है? समय के सेंस में आता है। और अनलेस शर्त के सेंस में आता है। किस में आता है? अनलेस शर्त के सेंस में आता है और अनटिल टाइम के सेंस में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। कैसा मीनिंग रखते हैं? नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। जैसे हमने आपको लेस्ट के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? लेस्ट के लिए बताया था कि लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, कहीं ऐसा ना हो। इसी तरीके से अनलेस और अनटिल भी, क्या? अनलेस और अनटिल भी नेगेटिव मीनिंग बताते हैं। कैसा मीनिंग बताते हैं? नेगेटिव मीनिंग बताते हैं। इसलिए इनके बाद या इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। इसलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? अनलेस और अनटिल, क्या? अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। कैसा मीनिंग रखते हैं? अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। इसलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसलिए इनके साथ किसका यूज नहीं होता है? नॉट का यूज नहीं होता है। बोलो, ये बात क्लियर है?
अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। किसका यूज नहीं होता है? नॉट का यूज नहीं होता है। जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था कि अनलेस और अनटिल भी उसी तरीके से नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा पहले, ही कैन नॉट सक्सीड, he cannot succeed until, he cannot succeed unless he does not work hard, unless he does not work hard, he cannot succeed unless he does not work hard। अब देखिएगा, अभी आपने रूल में पढ़ा क्या कि अनलेस के साथ डज नॉट नहीं आ सकता। ही कैन नॉट सक्सीड, ये वाला पार्ट अलग है, आप इसकी बात मत सोचिएगा। इसमें तो नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं और इसकी बात करनी भी नहीं पड़ेगी। बात अनलेस के साथ की है। अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, यहां पर जो नॉट आ गया ये गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? अनलेस, क्योंकि स्वयं नेगेटिव है, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, अनलेस ही डज वर्क हार्ड। जब तक वो कठिन मेहनत नहीं करता, दो बार नहीं लगा सकते ना, दो बार नहीं लगा सकते, तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट सक्सीड, क्या हो जाएगा? ही कैन नॉट सक्सीड। ये सेंटेंस अलग है, अनलेस ही कैन नॉट सक्सीड, अनलेस ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग, ध्यान रखिएगा, इससे कोई लेना देना नहीं उसका। अनलेस अब यहां से शुरू होता है, अनलेस ही डज वर्क हार्ड, अनलेस ही डज वर्क हार्ड, यहां की बात हो रही है। तो इस पार्ट की बात हो रही है जो अनलेस वाला पार्ट है, ये अनलेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो अनलेस के बाद, किसके बाद? अनलेस के बाद या अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं हो सकता। क्लियर हो गई? तो ये वाला सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस जो था वो गलत था, दूसरा वाला जो सेंटेंस है ये क्या है? सही है। ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज वर्क हार्ड। बोलो, अनलेस ही डज वर्क हार्ड। अच्छा, फिर डज भी नहीं आएगा ना, डज भी नहीं आएगा, फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएगा ना। ही वर्क्स हार्ड, क्या हो जाएगा? ही वर्क्स हार्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, क्या हो जाएगा? अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्या है? हमने नॉट हटाया था, सीधे डज लगा दिया था, लेकिन नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पता है वर्ब में यस या ईएस लगता है। क्या लगता है? वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसलिए वर्ब की जगह क्या लिख दिया गया? वर्क्स लिख दिया गया। ठीक है, तो ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ये बात क्लियर हो गई? ओके, ठीक है। आगे देखिएगा, ये तो अनलेस का सेंटेंस हो गया। किसका हो गया? अनलेस का सेंटेंस हो गया। अब हम अनटिल का सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? अनटिल का सेंटेंस देखते हैं। देखिए, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो अनटिल you do not come, until you do not come। अब देखिए, फिर यहां पर गड़बड़ कर दिया गया। क्या गड़बड़ कर दिया गया? आई विल नॉट गो, मैं तब तक नहीं जाऊंगा, यहां तक तो ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो अनटिल वाला पार्ट है, क्या है? अनटिल यू डू नॉट कम, अनटिल यू डू नॉट कम। अब यहां पर जो ये नॉट लगाया गया, ये गड़बड़ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये जो नॉट लगाया गया, ये गड़बड़ कर दिया गया है। तो ये ठीक कैसे हो सकता है? आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, I will not go until, I will not go until you come, until you। अब यहां पर देखिए, नॉट हटेगा तो डू भी हट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू कम, फुल स्टॉप। अब देखिएगा यहां पर, आई विल नॉट गो,
आई विल नॉट गो, ये एक पार्ट है, ये एक फ्रेज है, क्या है, ये एक फ्रेज है। उसके बाद until you come, क्या हो जाएगा, until you come, मतलब until के बाद not नहीं लगेगा। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सिचुएशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर not हटाएंगे, आप क्या हटाएंगे, not हटाएंगे तो do भी हटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इसके साथ तो वर्ब में s या es लग गया था, लेकिन यहाँ पर you प्लूरल है, इसलिए you के साथ यहाँ पर कम में s या es नहीं लगेगा, तो क्या रहेगा, ये कम लगेगा। I will not go until you come, क्या हो जाएगा, until you come। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, जैसे यहां पर नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। देखिएगा एक और एग्जांपल, ये वाला भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा है आई विल नॉट गो, क्या लिखा हुआ है, आई विल नॉट गो, ये नेगेटिव है और इसके बाद ये वाला पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए। आई विल वेट, ध्यान से देखिएगा, आई विल वेट अंटिल यू कम, अंटिल यू कम। आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने ये एग्जांपल दिया आपको। आई विल वेट, ये देखिएगा, आई विल वेट, यहां पर नॉट यूज किया गया था, यहां पर नॉट यूज किया गया था, लेकिन जरूरी नहीं है फर्स्ट पार्ट में नॉट हो भी सकता है, नॉट नहीं भी हो सकता है। अनलेस अंटिल के पहले, अनलेस या अंटिल के पहले नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अंटिल के बाद श्योरली नॉट नहीं आएगा, अंटिल के बाद नॉट नहीं आएगा, ये हो सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं अंटिल के पहले वाले क्लॉज में आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो, यहां पर नॉट आया हुआ है, क्या किया गया है, नॉट आया हुआ है। लेकिन सेकंड पार्ट में नॉट नहीं आएगा, तभी सेंटेंस सही कहा जाएगा। ये वाला सेंटेंस गलत था, ये वाला सही था और ये वाला भी सही है, क्योंकि अंटिल के बाद नॉट नहीं आना चाहिए, पहले आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो यहां तक आपने देखा कि हमने कंजक्शंस के कुछ एडवांस रूल आप लोगों से डिस्कस किए। इसके बाद आप लोगों के साथ हम कुछ और कंजक्शंस के बची हुई चीजें हैं उनको हम एक्सप्लेन करके आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए पहले इस सेशन को ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो आपको होमवर्क दिया गया है होमवर्क भी आप साथ के साथ क्या करते रहिएगा, कंप्लीट करते रहिएगा। इस तरीके से अनलेस और अंटिल को यूज करके भी, क्या, अनलेस एंड अंटिल को यूज करके भी, अनलेस और अंटिल को यूज करके भी कुछ सेंटेंस बनाइएगा। क्या करिएगा, कुछ सेंटेंस बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। अनलेस और अंटिल को यूज करके भी क्या करिएगा, कुछ सेंटेंस बनाइएगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट सेशन में। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पार्टिसिपेट करिएगा। क्या करिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। धन्यवाद।